चंबा की हरी भरी वादी में घनश्याम और उसका भाई कृष्ण मोहन का टूरिज्म का बहुत अच्छा बिजनेस था। उनकी कई बसें चलती थीं। अब वे एक नई ब्रांच खोलने को थे। घनश्याम, आज हमारी कंपनी में पार्टी आने वाली है। हम उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये डील पक्की हो जाएगी तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ भैया, वैसे भी अभी मार्केट में हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। एक दिन कृष्ण मोहन और उनकी पत्नी कार से जाते हैं। वहां अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राखी था। अब वह अपने चाचा घनश्याम के पास रहने लगी। राखी की चाची आरती बहुत अत्याचारी स्वभाव की थी। आरती खुश होकर मन ही मन में कहने लगी, मजा आ गया, इतनी पड़ा है हमारे यहाँ। हाँ, तो फिर मैं कोई काम नहीं करूंगी। इस बात पर आरती ने उसकी बहुत पिटाई लगाई। उसी समय घनश्याम आ गया। उसने यह देखा तो कहा, अरे, उस बेचारी बच्ची को क्यों मारती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी कितनी बड़ी संपत्ति हम लोग लिए बैठे हैं। भगवान से डरो। जाओ जाओ, तुम डरो भगवान से। अगर यह यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। नहीं तो तुम चुप बैठो। हाँ। घनश्याम परेशान होकर वहां से चला गया। लेकिन आरती तो अब राखी से चिढ़ गई थी। उसने राखी से कहा, देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं तो जब तक तू यहाँ रहेगी ना, यह तेरा चाचा रोज मुझसे लड़ाई किया करेगा। आरती डरने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि घनश्याम राखी की संपत्ति उसको दे दे। वह बहुत लालची थी, इसलिए दिन रात तरकीब लगाने लगी। सारी संपत्ति भी हमें मिल गई और साथ में एक नौकरानी भी। घनश्याम तो बाहर अपने काम पर चला जाता तो आरती उस बेचारी राखी पर बहुत जुल्म करती। बड़े अंधेरे ही उसको जगा देती और कहती, चल उठ, जल्दी से झाड़ू पोछा करके नाश्ता भी बना ले। राखी अभी छोटी थी, वह अच्छा नाश्ता नहीं बना पाती तो आरती उसकी खूब पिटाई लगाती और उससे कहती, केवल बैठे बैठे खाने भर की है। हाँ, हमने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है? कोई बढ़िया चीज खाने के लिए आती तो वह अपनी बेटी रोली को दे देती और कहती, लो बेटी रोली, सेब खा लो, तुम तो बहुत दुबली होती जा रही हो। राखी यह सब देखकर ललचाती और कहती, चाची मुझको भी दे दो थोड़ा सा। चल हट, हाँ, इतना फालतू नहीं भरा। एक दिन एक बाजीगर खेल दिखाने आया। उसने कहा, मुझे एक बच्चे की तलाश है जो मेरे साथ काम कर सके। आरती ने उस बाजीगर से राखी का सौदा कर लिया। आरती बोली, मैं 2 लाख रुपए लूंगी। तुम इसे हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चले जाना। आसपास नजर भी मत आना। बाजीगर ने कहा, ठीक है, मैं इसे लेकर मुंबई चला जाऊंगा। अब आरती सोचने लगी कि राखी को वह बाजीगर के हाथों किस प्रकार सौंपे। उसको यह मौका भी मिल गया। शहर में मेला लगता था। आरती राखी से बोली, चल राखी, तुझे मेला दिखाने ले चलूं। चाची, आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिखाया, आज मुझे मेला दिखाओगी? हाँ, तू क्या मेरी बेटी नहीं है? अब मैं तुझे खूब प्यार करूंगी। वह राखी को लेकर मेले में गई। वहां उसको खूब मिठाइयां खिलाई और झूले पर भी बिठाया। राखी झूला झूलने लगी तो आरती वहां से गायब हो गई। असल में उसने तमाशा दिखाने वाले को 2 लाख रुपए लेकर राखी को उसे बेच दिया था। झूले से जैसे ही राखी उतरी, बाजीगर ने उससे कहा, चलो, तुम्हारी चाची ने तुमको बुलाया है। बाजीगर उसको अपने साथ मुंबई ले गया। तेरी चाची ने तुझको 2 लाख रुपए में मुझको बेच दिया है। अब तू करतब सीख। यह सुनकर तो राखी रोने लगी। मुझे रस्सी पर चढ़ने से डर लगता है। मुझे चोट लग जाएगी, मैं नहीं कर सकूंगी। इस बात पर बाजीगर ने उसकी बहुत पिटाई लगाई और कहा, अरे, मैंने भरपूर रुपए दिए हैं। अब तू मेरी गुलाम है। तुझे मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिटाई के डर से अब राखी करतब सीखने लगी। करतब करते करते कई बार उसको चोट भी लग जाती। फिर वह अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती। हे भगवान, मेरा इससे पीछा कब छूटेगा? ये तो कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो 2-2 दिन खाना भी नहीं देता है। अब तो राखी ने कई हैरत अंगेज करतब सीख लिए थे। रस्सी पर चलना, सिर पर गगरी रखकर रस्सी पर चलना। अब बाजीगर उससे खुश रहने लगा। अरे वाह, तेरी वजह से मेरी बहुत आमदनी होने लगी है। एक दिन राखी अपने करतब दिखा रही थी। भीड़ लगी हुई थी। तभी उधर सड़क पर से एक कार निकली। उसमें से एक आदमी ने उसे करतब करते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह आदमी बाजीगर के पास आया और बोला, ये लड़की तुम्हारी है? हाँ हाँ, देखो, मेरा नाम अजीत है, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है,
मैं इसे ट्रेनिंग दूंगा और इसे फिल्म में काम दूंगा। ये बहुत अच्छा काम करेगी तो तुम्हें भी ढेर सारे रुपए मिलेंगे। बाजीगर खुश हो गया और बोला, अरे ये तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है, आप इसको ले जाओ। भला मुझे और क्या चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझको भी 4 पैसे मिलेंगे। प्रोड्यूसर अजीत के कोई बच्चा नहीं था। इतनी प्यारी बच्ची को वह गोद लेना चाहता था। उसने बाजीगर को पैसे देकर उस लड़की को गोद ले लिया। अब तो राखी के ठाठ हो गए। प्रोड्यूसर अजीत अपनी टीम से कहता है, अगला शूटिंग स्पॉट हमारा खूबसूरत प्लेस चंबा होगा। फिर शूटिंग के लिए जिस खूबसूरत जगह पर वे गए, उस जगह को देखकर राखी चौंक पड़ी। उसे वह जगह जानी पहचानी लगी। वह खुशी से बोली, अरे ये तो मेरा ही गांव है, यहाँ मेरे चाचा चाची रहते हैं। अरे तो क्या तुम बाजीगर की बेटी नहीं थी? नहीं। अजीत आश्चर्य में रह गया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तब तो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ये बताओ तुम कहाँ पर रहती थी? राखी भागकर अपने चाचा घनश्याम के घर में गई। पीछे पीछे प्रोड्यूसर अजीत भी गए। घनश्याम ने जब राखी को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने राखी को गले से लगा लिया और बोला, राखी तू? तुझको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरी बच्ची। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तुझको तो ढूंढते ढूंढते हम थक गए। बेटी तू कहाँ चली गई थी? तेरी चाची ने बताया कि तुझे मेले से कोई किडनैप करके ले गया था। अजीत ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया और कहा, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। तुम्हारी पत्नी ने इसको एक बाजीगर के हाथ में बेच दिया था। बाजीगर इसको करतब सिखा रहा था, तभी मेरी नजर इस पर पड़ गई। लड़की टैलेंटेड थी तो मैंने इसको गोद ले लिया है। क्या? यह सुनते ही घनश्याम तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। वह आरती से बोला, तेरे कर्मों के कारण आज ये दशा है। इस बीच में घनश्याम को बहुत घाटा हो गया था। अब वे लोग बहुत गरीब हो चुके थे। आरती अब अपने कर्मों पर पछतावा कर रही थी। उसने देख लिया था कि एक अनाथ लड़की आज लाखों की दौलत से खेल रही है और वह खुद गरीब हो चुकी है। माँ, आज बहुत सारे गुब्बारे बेचे हैं, इनमें तो दवाई आ जाएगी ना? तुझसे कितनी बार कहा है कि तू बाहर मत जाया कर, पर क्यों नहीं मानती? अंतरा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन माँ, तुम्हारी दवाई भी तो जरूरी है। दवाई नहीं खाओगी तो कैसे सही होगी? लेकिन मेरी बच्ची, ये जमाना बड़ा खराब है। तू लड़की है। जानती हूँ माँ, तुम अच्छी हो जाओ, फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज बाबा हमारे साथ होते तो गोलू और मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। मुझे और गोलू को यूं रोड पर गुब्बारे बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते कहते सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। अंतरा जानती थी कि वह अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि वह ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। गुब्बारे बेचकर सिर्फ घर का खर्चा चल सकता है, बीमारी का खर्चा नहीं। वह लेटी हुई यही सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सलोनी 13 साल की है और गोलू 9 साल का। 7 साल से उनके पिता का कुछ अता पता नहीं है। अंतरा सोच रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हाय। ये सोचकर अंतरा को घबराहट होने लगी और अचानक से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सलोनी जोर जोर से रोने लगी। दोनों बच्चे उसके हाथ पैर मसलने लगे। सलोनी बोली, क्या हुआ माँ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? गोलू, तुम माँ को देख, मैं जरा निहाल चाचा को बुलाती हूँ। अंतरा ने कहा, नहीं सलोनी, तू कहीं मत जा। दोनों बच्चे मेरे पास बैठो। ये कहते हुए अंतरा को तेज खांसी उठी और मुंह से खून आने लगा। माँ, ये तुम्हारे मुंह से तो बहुत खून आ रहा है। सलोनी ने रोते हुए पूछा। सलोनी, सुन मेरी लाडो, सुन। शायद भगवान के घर से मुझे बुलावा आ गया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। कभी भी कोई गलत काम मत करना। और अगर कभी तुम्हारे बाबा लौट कर आ जाए तो उनके साथ चली जाना। नहीं माँ, हमें बाबा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ माँ चाहिए, बाबा नहीं। अंतरा ने रोते हुए अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। मैं भी जीना चाहती हूँ मेरे बच्चों, पर मेरी जिंदगी पर अब मेरा अधिकार नहीं। माँ, मैं आती हूँ। चाचा। हाँ सलोनी, तू इतनी घबराई सी क्यों है और तू रो क्यों रही है? चाचा जल्दी चलो, माँ मरने वाली है। ये क्या कह रही है सलोनी बेटी?
हाँ चाचा, माँ ने बताया कि उनका समय आ गया है। तू चल, मैं अभी आया। जब से सलोनी के पिता लापता हुए थे तब से निहाल और उसका परिवार हर तरह से अंतरा और उसके बच्चों की मदद करता था। निहाल दौड़ा हुआ आया और बोला, अरे ये क्या, इसके मुंह से तो इतना खून बह रहा है। अरे कोई है, जल्दी से इसको अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। 3 दिन बीत गए। अंतरा अस्पताल में है। दोनों बच्चे गुब्बारे बेचकर अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। बिना माँ के घर सूना सूना लगता है। कभी कभी गोलू माँ को याद करके रोता है। दीदी, माँ ठीक हो जाएगी ना? वो कब आएगी? इसलिए इसका सही तरह से ख्याल रखें। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। ये बात अंतरा ने भी छुपकर सुन ली। ये सुनकर निहाल को भी बड़ा दुख पहुंचा। अंतरा घर आकर अच्छा महसूस कर रही थी। जब तक मेरी जिंदगी है अपने बच्चों के साथ ही रहूं। मैं हर एक पल इनके साथ जीना चाहती हूँ। कुछ समय सही गुजर गया। सलोनी आज बड़ी खुश थी। किसी बड़े आदमी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उससे 500 रुपए के गुब्बारे खरीदे थे। 500 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। अंतरा भी खुश थी। आज पता नहीं उसका मन कैसा हो रहा था। वह बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। उसका कमजोर शरीर, पीला पड़ा हुआ रंग अपने बच्चों की तरफ देखकर उसे एक दर्द सा उभरने लगता है। अंतरा कहती है, सलोनी, गोलू, सुनो। हाँ माँ। बताओ बेटा, क्या खाओगे? आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाकर। तब सलोनी उसे समझा बुझाकर सुला देती है। यूं तो 3 दिनों से सुधा चाची बच्चों के पास सो जाती है, लेकिन फिर भी सलोनी और गोलू को बिना माँ के रात में डर लगता है, क्योंकि माँ जैसी सुरक्षा उनके आसपास नहीं है। सलोनी को हालातों ने समय से पहले ही बड़ा कर दिया है। निहाल चाचा ने बताया कि अंतरा आज अस्पताल से घर आ जाएगी, तो दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। दीदी, अब हमारी माँ को कुछ नहीं होगा ना? अब तो वो ठीक हो गई है। इतनी बड़ी तो अभी सलोनी भी नहीं थी कि वह अपनी माँ की बीमारी का अंदाजा लगा सकती। सलोनी बोली, हाँ गोलू, माँ ठीक हो गई है। अब हम खूब कमाएंगे और अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। अंतरा घर आ गई। डॉक्टर ने निहाल को चुपके से बता दिया था। देखिए, अंतरा कुछ ही दिन की मेहमान है। अपने हाथों से खिलाओ। दोनों बच्चे चहक उठे। अच्छा माँ, आज ना आलू की सब्जी और पूरी बना लो, बहुत दिनों से खाए नहीं है। जब से अंतरा की तबीयत खराब थी तब से सलोनी ही खाना बना रही थी। सलोनी को गोल रोटी बेलनी नहीं आती थी, इसीलिए वह दाल भात ही पका लेती थी और उससे ही पेट भर लेते थे दोनों बच्चे। अंतरा ने आलू पूरी बनाए, दोनों को अपने हाथों से खिलाया। उसकी आंखों में वात्सल्य प्रेम था। ममता आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगी। खाना खाकर जब दोनों बच्चे सो गए, अंतरा की आंखों में आज नींद नहीं थी, बल्कि उसे घबराहट हो रही थी। देर रात अंतरा को खांसी हुई और मुंह से खून आने लगा। बच्चों की नींद ना खुले, इसलिए खुद ही अकेली मौत से लड़ती रही। वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, बस मेरे बच्चे थोड़े से बड़े और हो जाएं। वह अपना दर्द और तकलीफ सहन करती रही। कुछ गहने जो उसकी माँ ने उसकी शादी में उसे दिए थे और कुछ रुपए जो उसने पाई पाई करके जोड़े थे, सलोनी के कपड़ों में उसने छुपा कर रख दिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। कांपते हुए हाथों से उसने एक चिट्ठी भी लिख कर रखी। सुबह हो चुकी थी। गोलू ने माँ को देखा। उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह और बिस्तर खून से लथपथ थे। माँ को देखकर वह जोर से चिल्लाया, दीदी! सलोनी दौड़ कर आई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हो गया है मेरी माँ को? माँ बोलो, बोलती क्यों नहीं? उठो माँ, उठती क्यों नहीं? माँ, माँ! दोनों बच्चे माँ को जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ कहाँ थी? माँ तो जा चुकी थी। दोनों बच्चे